अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइटोलॉजी ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट और इससे हम पता लगाएंगे कि साइटोलॉजी जो जेनिटल ट्रैक्ट की फीमेल में की जाती है तो उससे किन बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, किन हालतों का पता लगाया जा सकता है, किन किन जगहों की साइटोलॉजी जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में की जा सकती है। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की साइटोलॉजी की बात आती है तो उन सेल्स की बात आती है जिनको कलेक्ट किया जाता है फीमेल के मुख्तलिफ पार्ट से जो वाबस्ता होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, और इन सेल्स की फिर स्टडी की जाती है। ये जो सेल्स मौजूद होते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो इन सेल्स को लिया जाता है मुख्तलिफ मेथड्स की मदद से, जैसे कि पेप स्मेयर मेथड की मदद से, इंडो सर्विकल स्मेयर या ब्रशेस की मदद से, या कुछ और ऐसे सैंपलिंग मेथड्स हैं जिसकी मदद से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से जो साइटोलॉजी के लिए सेल्स हैं वो हासिल किए जाते हैं। जो सबसे पहला मकसद होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की साइटोलॉजी का, तो वो ये जानना होता है कि एब्नॉर्मेलिटीज का पता लगाया जाए। जैसे कि देखा जाए कोई प्री कैंसरस या कैंसरस कंडीशन तो नहीं है, इन्फेक्शन तो कहीं मौजूद नहीं है, कोई हार्मोनल चेंजेस तो मौजूद नहीं है, या प्री कैंसरस या कैंसरस चेंजेस जो हैं वो कहीं मौजूद तो नहीं है सेल्स में। अभी उन अहम पहलुओं पर बात करेंगे जो कि वाबस्ता हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की साइटोलॉजी के साथ। सबसे पहले नंबर पर है सर्विक्स, जिसके लिए पेप स्मेयर किया जाता है। पेप स्मेयर एक बड़ा ही अहम और आमतौर पर होने वाला टेस्ट है, साइटोलॉजिकल टेस्ट है, जिसकी मदद से सेल्स को लिया जाता है सर्विक्स से। इसकी मदद से बहुत जल्द ही अर्ली डिटेक्शन हो जाती है कि कहीं अगर सर्विक्स में कैंसर हो या अगर प्री कैंसरस लेजन्स हो, जख्म हो, तो उनका पता भी इस टेस्ट की मदद से चल जाता है। सर्विक्स के लिए जो दूसरा मेथड है, टेस्ट है, तो उसे कहा जाता है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली एक दूसरी टेक्निक है जिसमें जिन सेल्स की एनालिसिस की जाती है तो वो सेल्स एक लिक्विड मीडियम में सस्पेंडेड पोजीशन में होते हैं। दूसरे नंबर पर है इंडोमेट्रियम, जो यूट्राइन लाइनिंग है। इसके लिए इंडोमेट्रियल बायोप्सी जो है वो की जाती है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें खवातीन की जो बच्चादानी होती है, यूट्रस होता है, अगर उससे खून निकल रहा है या अगर शक है कि कहीं इंडोमेट्रियम में कोई एब्नॉर्मेलिटी है, तो एक सैंपल लिया जाता है इंडोमेट्रियम से, इंडोमेट्रियल बायोप्सी की मदद से, ताकि साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है वो हो सके। तीसरे नंबर पर है ओवरीज, जिसके लिए ओवेरियन साइटोलॉजी की जाती है। डायरेक्टली जो ओवेरियन सेल्स होते हैं तो इसकी साइटोलॉजी इतनी आम तौर पर नहीं की जाती। इसके लिए खास तौर पर जो इमेजिंग स्टडीज हैं वो की जाती है या बायोप्सी ली जाती है इस मकसद के लिए, ताकि देखा जा सके कि कहीं कोई ओवेरियन मास तो मौजूद नहीं है। चौथे नंबर पर है फलोपियन ट्यूब्स, जिसके लिए साइटोलॉजिकल इवेल्युएशन की जाती है। जो साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जाती है फलोपियन ट्यूब्स के सेल्स की, तो इस मकसद के लिए अक्सर ये की जाती है ताकि पता लगाया जा सके कि जो इनफर्टिलिटी है, जो बांझपन है, उसके किसी इशू का पता हमें चल सके। पांचवें नंबर पर है विजाइना, जिसके लिए विजाइनल साइटोलॉजी की जाती है। इसमें उन सेल्स की एग्जामिनेशन की जाती है, उन सेल्स को देखा जाता है, उन सेल्स का जायजा लिया जाता है जिन सेल्स को कलेक्ट किया जाता है विजाइना के वॉल्स से। लेकिन ये एग्जामिनेशन भी इतनी ज्यादातर नहीं की जाती, क्योंकि ज्यादातर जो सर्विक्स की एग्जामिनेशन है वो की जाती है सेल्स के लिए। तो विजाइनल साइटोलॉजी का इस्तेमाल कुछ ही ऐसे डायग्नोस्टिक मकासद हैं जिसके लिए ये किया जाता है। तो साइटोलॉजी को एक बहुत ही वैल्यूएबल टूल समझा जाता है गायनेकोलॉजिकल हेल्थ केयर में, क्योंकि इसकी मदद से अर्ली डिटेक्शन हो जाती है एब्नॉर्मेलिटीज की, और इसकी मदद से प्रिवेंशन भी हो सकती है सर्वाइकल कैंसर की।
ان سائٹولوجیکل سیمپلز کا جتنا بھی جائزہ ہوتا ہے تو یہ پیتھولوجسٹ کرتے ہیں، اور وہ ایسے سیلز کا جائزہ لیتے ہیں، ایسے سیلز کو دیکھتے ہیں جس کی مدد سے نشاندہی ہو جاتی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی انفیکشن ہے، انفلیمیشن ہے، ڈسپلیزیا ہے یا پھر میلیگننسی ہے۔ یہ خواتین کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک ریگولر جو گائنیکولوجیکل اسکریننگ ہے وہ اپنی کیا کریں، جیسے کہ پیپ سمیئر ہو گیا، جیسے کہ زیادہ تر جو ہیلتھ کیئر سیٹنگز ہیں اس میں یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے اور بتایا جا سکے ارلی اگر کوئی ایسی اب نارمیلٹی موجود ہے جو کہ بعد میں خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ اسکریننگز کب کرنی ہے، کب نہیں کرنی، کتنی بار کرنی ہے، تو مختلف فیکٹرز پر یہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جیسے کہ فیمیل کی ایج ہو گئی، میڈیکل ہسٹری ہو گئی یا کچھ اور فیکٹرز ہو گئے۔ بہت زیادہ شکریہ MLT ہب وتھ کامران دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل MLT ہب وتھ کامران کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔